थे। रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी गौरी और बेटी पिंकी के साथ रहता था। मोहन बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा आदमी था। पिंकी के पापा, बरसात का मौसम आ गया है। पिछली बार बरसात के दिन में कितना दिक्कत हुआ था। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर आपने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो पहले जैसा हाल हो जाएगा। बारिश का सारा पानी घर में आ जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो गौरी। पिछली बार की बरसात ने हमें बहुत परेशान किया था। इस बार जैसे भी हो घर की मरम्मत जरूर करवानी होगी। गौरी, मैं सेठ जी के पास जा रहा हूँ। मैं बचपन से उनके यहाँ काम कर रहा हूँ। वो मेरी मदद जरूर करेंगे। अगर सेठ जी ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही घर की मरम्मत का काम चालू करवा दूंगा। इतना कहकर मोहन सेठ जी के घर चला जाता है। अरे भाइयों, जल्दी करो, जल्दी करो। मौसम खराब होता जा रहा है। बारिश आने से पहले तुम लोगों को ये सारा माल गोदाम के अंदर भी रखना है, नहीं तो सारा माल बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी आजकल हमारा धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा। तभी मोहन सेठ जी के घर पहुंच जाता है। अरे मोहन, दिन के 12 बज गए हैं और तुम अभी आ रहे हो। क्या बात है? आज तुम काम पर इतनी लेट क्यों आए हो? आज तुम्हें काम नहीं करना है क्या? सेठ जी, आप तो जानते ही हो, इस समय मेरे घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। घर में एक भी पैसा नहीं है। पत्नी भी बीमार पड़ गई है और बरसात के कारण मेरे घर का भी बहुत बुरा हाल हो गया है। घर की दीवार और छत की जगह से टूट रही है। बच्चे रात में सो नहीं पा रहे हैं और मैंने घर की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश का सारा पानी घर में आएगा। बारिश के कारण घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। सेठ जी, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। अगले महीने की तनख्वाह से काट लेना। मैं ज्यादा देर तक आपके यहाँ पर काम कर लिया करूंगा। अरे मोहन, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, मेरा बेटा कल ही विदेश घूमने गया है। उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए फिलहाल तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम और किसी से मदद मांग लो। और हाँ, अब तुम्हें यहाँ पर काम पर आने की जरूरत भी नहीं है। तुम कहीं और काम ढूंढ लेना। लेकिन सेठ जी, ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा? मैं तो आपसे बस थोड़े से पैसे उधार लेना चाहता हूँ, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। मोहन, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ भाई, लेकिन मैं भी तो मजबूर हूँ। जब धंधा ही ठीक ठाक नहीं चल रहा तो मैं भी तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगा? बेचारा मोहन दुखी होकर अपने घर लौट जाता है। गौरी, कैसी है तुम्हारी तबीयत? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है पिंकी के बाबूजी। खैर, मेरी चिंता छोड़िए। ये बताइए, सेठ जी ने पैसे दिए या नहीं? गौरी, सेठ जी ने पैसे देने से मना कर दिया। इस बरसात में उनका भी हाल कुछ ठीक नहीं है। सेठ जी का भी धंधा भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया है। अब मुझे कोई और काम की तलाश करनी होगी। अब क्या होगा जी? ये तो बहुत बुरी खबर है। ऐसी बरसात में कहाँ काम मिलेगा? पहले तो घर की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। मेरी भी तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है। गौरी, तुम परेशान मत हो। मैं कल ही जाकर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मौसम बहुत खराब हो जाता है। बहुत तेज आंधी चलने लगती है। आसमान मानो फट चुका हो। जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। पूरे रामपुर गांव में जोरों की गर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। मोहन के घर की छत से पानी टपकने लगता है। यह देखकर गौरी और मोहन काफी परेशान हो जाते हैं। गौरी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कहीं बारिश के कारण हमारा घर टूट ना जाए। अगर इसी तरह रोज बारिश होती रही तो हम इस घर में कैसे रह पाएंगे? मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना ही होगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए, इस बारिश में हमारे घर का क्या हाल हो रहा है। ऐसे तो हमारे घर का सारा सामान बर्बाद हो जाएगा।
गौरी, तुम अपना और पिंकी का ख्याल रखना। मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। लेकिन बाहर तो जोरों की बारिश हो रही है, ऐसे में आप कहाँ जाएंगे? मैं लाचार हूँ गौरी, मुझे जाना ही होगा, नहीं तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है जी, आपको जैसा सही लगे, लेकिन आप ध्यान से जाइएगा। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है। फिर मोहन भारी बारिश में छाता लेकर काम की तलाश में बाजार की ओर निकल जाता है। अरे आओ भाई आओ, ताजा ताजा सब्जी ले लो। बिल्कुल ही ताजा सब्जी लाया हूँ भाई, बहुत सस्ती, पूरे बाजार में नहीं मिलेगी इतनी सस्ती सब्जी। आओ जल्दी आओ। अरे ओ सब्जी वाले भैया, ये वाली सब्जी कैसे, कितने किलो दे रहे हो भाई? अरे मात्र 30 रुपए किलो है भैया, आपको लेना है तो बोलो। अरे नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस ये बता दो, तुम्हारे पास मेरे लायक कोई काम है क्या? मैं कर दूंगा भाई, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अरे भैया, मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सा गरीब सब्जी वाला हूँ। मेरा तो खुद का घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। मुझे माफ करना भैया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई काम नहीं है। अच्छा ठीक है भैया, कोई बात नहीं। इतना कहकर मोहन उदास होकर आगे बढ़ जाता है। मोहन पूरा दिन काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। फिर मोहन उदास होकर एक दुकान पर जाकर बैठ जाता है, जहां कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। भैया, आप मुझे अपनी दुकान पर काम पर रख लो, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, सच कह रहा हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। अरे भैया, आजकल तो वैसे भी ज्यादा बिक्री नहीं हो पा रही है, इस दुकान के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। मोहन उदास मन से वहां से उठकर अपने घर चला जाता है। गौरी, मैंने हर जगह काम तलाश किया, लेकिन कहीं भी मुझे कोई काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आप ये क्या कह रहे हैं जी? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से पिंकी की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। मुझे लगता है उसे बुखार है, तुम उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन गौरी, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, फिर मैं पिंकी के लिए दवाई कहाँ से लेकर आऊंगा? ये क्या बोल रहे हैं जी? अगर पिंकी को इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। आपको जल्दी से कोई ना कोई उपाय करना होगा। लेकिन गौरी, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, ऐसे में पिंकी की दवाई कहाँ से लाऊं? हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, चलो हम गौरव के घर चलते हैं। वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। फिर मोहन और पिंकी तुरंत भारी वर्षा के बीच में ही छाता लेकर गोरख के घर जाते हैं। गौरख, अरे ओ गौरख भाई, दरवाजा खोलो भाई, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना तुम्हें? अरे इतनी रात में कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे भाई मोहन, तुम लोग यहाँ इतनी रात को इस भारी बारिश के बीच यहाँ क्या कर रहे हो भाई? कोई समस्या हो तो बताओ। गौरख भाई, मेरी बेटी पिंकी बहुत बीमार है, अगर उसे जल्दी से कोई इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगी। तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भाई। मोहन, मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकता हूँ भाई, लेकिन देखो मेरे हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाने लगे हैं, कमाई का आधा हिस्सा तो स्कूल की फीस में भरने में चला जाता है। घर के बहुत खर्चे हैं, कमाई उतनी है नहीं, इसीलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना मोहन।
लेकिन भाई क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं गोरख भाई। ये केवल पैसों की बात नहीं है भाई, ये मेरी बेटी की जीवन का सवाल है। तुम वाकई में इस गंभीर स्थिति में मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं है? अरे भाई मोहन, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भाई? मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं है। भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर गोरख अपने घर के अंदर चला जाता है। दोनों पति पत्नी गोरख के इस बर्ताव से और भी दुखी हो जाते हैं। मोहन खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसने सभी चाहने वालों से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। लोगों ने अलग अलग बहाने बनाकर उसकी मदद करने से मना कर दिया। कुछ ने कहा वह खुद भी परेशान है, कुछ ने कहा उनके पास पैसे नहीं है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह सोचने लगा, क्या वास्तव में उसके लिए कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। तभी पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। आप कुछ करते क्यों नहीं जी? बेटी का हालत ज्यादा खराब होता जा रहा है। अरे मैं समझ सकता हूँ पिंकी, लेकिन क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूँ। शायद मेरी बेटी का नसीब ही खराब था जो एक गरीब बाप के घर में पैदा हो गई। यह बोलकर मोहन वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। आप ऐसे मत करिए पिंकी के पापा, आप ही ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? आप एक बार बगल वाले गांव में जाइए, वहाँ मेरे चाचा जी रहते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। उनसे कहना हमारी बेटी पिंकी बीमार पड़ गई है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। मोहन तुरंत घबराकर घर से निकलता है और बगल के गांव में गौरी के चाचा जी के यहाँ पहुँच जाता है। प्रणाम चाचा जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। हमारी बेटी पिंकी बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं। मेरे यार दोस्त सबने पैसे देने से मना कर दिया है, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब आप ही एक हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मोहन, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ मेरे भाई। पूरे वक्त में कोई भी किसी की मदद नहीं करता है यार। दोस्त रिश्तेदार केवल उसी वक्त साथ देते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन मोहन, मुझे कहते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो पिंकी ने शायद बताया ही होगा कि मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई इस बार। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्जा चल रहा है। मैं अपने ऊपर और कर्ज नहीं लेना चाहता मोहन। कोई बात नहीं चाचा जी, जिस आदमी का नसीब ही खराब हो, कोई कैसे उसकी मदद कर सकता है? अब तो ईश्वर की मर्जी है, जो होगा सो होगा। इतना कहकर मोहन दुखी होकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और मन ही मन में सोचने लगता है, आज लोगों ने साबित कर ही दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता है। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। मोहन अपने नसीब को कोसता हुआ दुखी मन से सड़क पर चला जा रहा था कि अचानक एक गाड़ी मोहन को पीछे से धक्का मारकर भाग जाता है और मोहन वहीं सर पर चोट लगने के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी अपनी गाड़ी लेकर आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर जमीन पर लेटे हुए मोहन पर पड़ती है। अरे भाई, कौन हो तुम? और
बीच रास्ते पर क्यों लेटे हुए हो? हट जाओ रास्ते से, मुझे देर हो रही है। लेकिन बदले में उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तब वो आदमी अपनी गाड़ी से उतरकर मोहन के नजदीक जाकर देखता है। अरे ये तो बेहोश है। इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही है। मुझे इसे यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये बेसहारा और कमजोर है। फिर वो आदमी मोहन को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाता है और घर ले जाकर मोहन की खूब सेवा करता है। कुछ देर में मोहन को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। तुम रास्ते पर बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। उसके बाद अपने घर चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आए और मेरे इतने अच्छे से ख्याल भी रख रहे हो तुम। देखो बेटा, जीवन में खुद के लिए जीना कोई जीना नहीं है, बल्कि हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है उसकी मदद करना। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं है। मेरी बेटी बहुत बीमार है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने सभी से अपने बेटी के इलाज के लिए पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेकर गौरी के चाचा के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था, अपने नसीब को कोसता अपने घर वापस लौट रहा था कि अचानक किसी गाड़ी ने पीछे से मुझे धक्का दे दिया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब आंख खुली तो आप मेरे सामने हैं। अरे छोटे भाई, तुम तो बहुत मुसीबत में लगते हो। अब तो तुम्हारी बेटी की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपनी बेटी का इलाज करवाओ। वह भला आदमी मोहन को ढेर सारे पैसे देता है। इन पैसों से तुम अपनी बेटी का इलाज करवाना और अपने घर की मरम्मत भी करवा लेना बेटा, और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो जाए मुझे आकर लौटा देना। आपका धन्यवाद बड़े भैया, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम तो सुना जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था। आज मैंने आपको देख लिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे ये कोई बड़ा काम नहीं है भाई। अच्छा, अब तुम जल्दी घर जाओ और अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाओ। मोहन जल्दी से अपने घर जाता है। फिर मोहन अपने बेटी पिंकी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी बेटी पिंकी ठीक हो जाती है। एक दिन गौरी मोहन से कहती है, पिंकी के पापा, आपसे तो मैं पूछना ही भूल गई थी कि आप पिंकी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाए थे। गौरी, ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं था कि वो कौन था, लेकिन मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उसे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने तो मुझे नाम भी नहीं बताया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझे कहा था कि कुछ पैसों से अपने बच्चे का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कारोबार कर लेना। आप सही कहते हो, वो आदमी किसी भगवान से कम नहीं था। गौरी, अभी मेरे पास बहुत पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूं कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम शुरू करूं। मैं तो कहती हूँ हम छोटा सा दुकान खोल लेते हैं। आप शहर से सामान लाइएगा और मैं यहाँ दुकान चलाऊंगी। तुम सही कहती हो गौरी, हम एक राशन की दुकान खोल लेते हैं। अगले दिन से दोनों दुकान शुरू कर देते हैं। गौरी दुकान पर बैठती थी
और मोहन शहर से सामान लाता था। धीरे धीरे मोहन का व्यापार बहुत ही बड़ा हो जाता है और वह गांव में एक नया घर भी खरीद लेता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब मोहन और उसकी पत्नी गौरी अपने दुकान पर होते हैं, उसी समय उसका सेठ उसके दुकान पर आता है और हाथ जोड़ कर बोलता है, मोहन, माफ कर दे मुझे। जब तुम्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने उसी समय तुम्हें काम से निकाल दिया। अब किस मुंह से बताऊं तुम्हें कि मेरी पत्नी बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी है। मेरा सारा व्यापार भी बर्बाद हो गया। मेरे दोनों बेटे हम लोगों को छोड़कर शहर में बस गए हैं। उन लोगों ने कभी हालचाल तक नहीं पूछा हमारा। मोहन भाई, घर में एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसकी दवाइयां ला सकूं। तुम ही हो जो इस मुसीबत में मेरी मदद कर सकते हो। सेठ जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपको अभी पैसे दे देता हूँ। मोहन सेठ को पैसे दे देता है। सेठ जी ने सोचा था कि जैसे मैंने उसे पैसे उधार नहीं दिए थे, मोहन भी मुझे पैसे उधार नहीं देगा। लेकिन मोहन ऐसा नहीं था। मोहन सभी की मदद करता था। यह सब देखकर सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मोहन से कहता है, आज मुझे इंसानियत के बारे में पता चल गया मोहन। समय ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ कर दो मोहन भाई। सेठ जी, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैंने जो किया ये मेरा फर्ज था। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आप जल्दी से जाइए और अपनी पत्नी का इलाज करवाइए। और पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक बोलिएगा। सेठ जी वापस अपने घर चला जाता है। एक दिन मोहन अपनी पत्नी से घर पर बात कर रहा है। गौरी, अब हम लोगों का गुजर बसर तो ठीक ठाक हो रहा है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं उस भले आदमी को पैसा वापस लौटाऊं। आप सही सोच रहे हैं जी। उस भले आदमी ने इतने कठिन समय में हमारी मदद की थी। उसी की वजह से तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप उसके पैसे लौटा आइए। मोहन उस भले आदमी के पैसे वापस करने के लिए निकल जाता है। जब मोहन दोबारा उस घर में पहुंचता है तो उसे वह भला आदमी नहीं मिलता है, उसे कोई दूसरा आदमी मिलता है। अरे भाई, यहाँ पर पहले एक आदमी रहता था, मुझे उसी से मिलना है। कौन आदमी? नाम क्या है? उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो थोड़ा दयालु स्वभाव का था। अरे भाई, यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं रहता। पिछले 5 सालों से इस घर में मैं ही रह रहा हूँ। अरे भैया, मुझे पूरा याद है, वो आदमी मुझे इसी घर में लेकर आया था। उस भले आदमी ने मेरे इस घर में इलाज भी किया था। अरे क्यों उल्टी सीधी बातें करके मेरा समय खराब कर रहे हो? मैं कितनी बारी बताऊं कि यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं रहता। अब यहाँ से तुम जाओ और मुझे काम करने दो। फिर मोहन मन ही मन उस आदमी के बारे में सोचता हुआ वापस अपने घर लौट जाता है। गौरी, तुम्हें पता है, आज मेरे साथ एक अजीब घटना घटी है। उस आदमी ने मुझे जिस घर में ले जाकर इलाज किया था ना, वहां मुझे वो आदमी मिला, बल्कि मुझे एक बिल्कुल ही अलग व्यक्ति मिला। उसने कहा कि वो उस घर में लगभग 5 सालों से रह रहा है और उसके अलावा वहां कोई भी नहीं रहता है। क्या आपको पक्का याद है कि वो भला आदमी आपको उसी घर में लेकर गया था? अरे हाँ, मुझे पूरी तरह से याद है। उस घर को मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो मुझे उसी घर में लेकर गया था और मैं वहां पर बहुत देर तक रुका था। पिंकी, मुझे लगता है भगवान भेष बदलकर हम लोगों की मदद करने के लिए आए थे। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है आपकी ईमानदारी और अच्छाई की वजह से भगवान आपकी मदद करने आए थे। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, भगवान के घर देर है किंतु अंधेर नहीं।
मनुष्य को कभी भी परिस्थिति से घबराकर गलत काम नहीं करना चाहिए। ईमानदारी के मार्ग पर चलने से ईश्वर जरूर कोई न कोई रास्ता निकालते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।